वेलकम टू आवर फ्लूट मैराथन। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी हम 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं आपका फ्लूट का। ये फ्लूट स्टैटिक्स का रिमेनिंग पार्ट्स है जो अभी जस्ट ही कुछ मिनट में ख़त्म हो जाएंगे और आगे जो स्टार्ट होगी फ्लूट काइनेमेटिक्स से स्टार्ट होगी। आप वीडियो में बने रहिए। आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है फ्लूट स्टैटिक्स का बायोन्सी। जो बायोन्सी जानते हैं ना, बायोन्सी फोर्स नाम सुने होंगे आप, उसी बायोन्सी फोर्स के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। इतने सारे पॉइंट्स है स्टडी करने के लिए, तो हम डायरेक्टली इसका जो खास बातें हैं उसको ध्यान देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके ना, तो आप यहाँ पे देखिएगा क्या क्या मेन पॉइंट है। बायोन्सी उत्प्लावन बल जिसको बोलते हैं हिंदी में, जिसको बायोन्सी का हम उत्प्लावन बल बोलते हैं हिंदी में। इट इज़ बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यह किस पे बेस्ड है? आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल होता है ना, उस पे बेस्ड है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये कि बायोन्सी फोर्स जो होता है किस पे बेस्ड होता है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल व्हेन द सॉलिड बॉडी इज इमर्ज्ड, अगर कोई भी सॉलिड बॉडी इमर्ज हो जाता है ना इनटू द लिक्विड पार्शियली फुली, द लिक्विड विल बी एक्सट्रैक्ट नेट अपवर्ड फोर्स हाइड्रोस्टैटिक्स फोर्स इज नोन एज बायोन्सी फोर्स। आई मीन डायरेक्टली हम समझा रहे हैं, कोई भी बॉडी होता है ना, उसको अगर सॉलिड बॉडी में डालते हैं, सॉलिड बॉडी को अगर लिक्विड में डालते हैं तो नीचे से उत्प्लावन बल लगता है, माने ऊपर की ओर ढकेलता है बॉडी को, तो उसको बोलते हैं बायोन्सी फोर्स। ओके, आगे देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेसमेंट बाय द सॉलिड बॉडी। अब कहने का मतलब है, डायरेक्ट हम समझा रहे हैं, जैसे ये बाल्टी है ना, तो समझिए कि बाल्टी में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। अब एक हम 5 kg का इसमें डाल दिए हम कोई सॉलिड बॉडी, तो जितना हम इसमें सॉलिड बॉडी डालें ना 5 kg का, उतना ही इसमें वाटर को या लिक्विड को लिफ्ट करेगा, मतलब बाहर निकालेगा। तो कहने का मतलब है ना बायोन्सी लॉ को, कि मतलब जितना अगर उसमें सॉलिड बॉडी डालने पर जितना उसमें डिस्प्लेस्ड किया गया वाटर, उसका वेट और सॉलिड बॉडी का वेट दोनों बराबर हो जाते हैं। ओके ना, ये होता है, आप समझ चुके होंगे। तो बायोन्सी फोर्स में सबसे पहले ये जानना था ना कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, और दूसरा बात ये जानना था कि जितना उसमें सॉलिड बॉडी डाले हैं और जितना उसमें पानी डिस्प्लेस्ड किया गया है, और दोनों का वेट, लिक्विड का वेट और जो डिस्प्लेस्ड हुआ उसका और सॉलिड का वेट बराबर हो जाता है। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। क्या है अब आपका आता है सेंटर ऑफ बायोन्सी। इट इज द पॉइंट ऑफ विच बायोन्सी फोर्स एक्ट। जहाँ पे आपका बायोन्सी फोर्स को एक्ट किया जाता है ना, उसको हम सेंटर ऑफ बायोन्सी बोलते हैं। ओके ना, तो आप समझ चुके हो कि सेंटर ऑफ बायोन्सी किसको बोलते हैं? जहाँ पे आपका बायोन्सी फोर्स को एक्ट किया जाता है उसी को हम सेंटर ऑफ बायोन्सी बोलते हैं। ठीक है ना। एक एफ बी बराबर फॉर्मूला होता है जिसको स्टार माना हुआ है। एफ बी को तो हमें पता नहीं है क्या कहा जाता है, लेकिन फिर भी हम एफ बी बराबर फॉर्मूला जो है उसको हम बता देते हैं आपको। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड बॉडी। अच्छा, अब जो हम बताएं अभी जस्ट आपको कि जितना मतलब सॉलिड बॉडी आपका वेट, सॉलिड बॉडी है, जितना आपको पानी को या कोई भी लिक्विड को डिस्प्लेस्ड करेगा उस सॉलिड बॉडी को कोई भी बर्तन में डालने पे, तो उसको हम एफ बी से डिनोट करते हैं। ओके ना, तो देखिए वही लिखा हुआ है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड बॉडी, उसको हम एफ बी बोलते हैं। समझ चुके होंगे। आगे है कैश बाई कैश, कैश 1, कैश 2, कैश 3, इस तरह से है। तो कैश फर्स्ट में फॉर फ्लोटिंग बॉडीज, और कोई भी बॉडी फ्लोट कर रहा है ना, जैसे फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, कुछ भाग उसका डूबा हुआ है और कुछ भाग उसमें छलाया हुआ है और फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, तो उसमें क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी है, ये बॉडी का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से ज़्यादा होगा तभी वो फ्लोट करेगा। जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई भी बॉडी है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है तभी तो ऊपर रहेगा, नहीं तो कम रहेगा वॉल्यूम तो डूब जाएगा। तो इसलिए कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी ज़्यादा है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से, तो फ्लोटिंग बॉडी हो जाएगा। तो फ्लोटिंग बॉडी में कुछ बात आ जाती है इसी के वजह से। तो देखिए क्या बात आती है, 3 कंडीशन होता है इस तरह के बॉडी का। इसमें ये बात आती है ना कि इसका रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम हो जाता है। कहने का मतलब है कोई भी बॉडी फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, तो उसका रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम होता है तभी तैर रहा है। ओके ना। अब आता है सबमर्ज केस। सबमर्ज मीन्स पूरी तरह से नहीं डूबा हुआ है, सिर्फ उसका थोड़ा सा मतलब सतह जो है ना, सतह पे से मतलब लगभग बराबर होकर डूब गया है, और इसका वॉल्यूम ऑफ बॉडी और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है दोनों बराबर है। ओके ना, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दोनों बराबर होता है ना, तो इसका रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 के बराबर हो जाता है।
एक कंडीशन हो गया। दूसरा, अगर सबमर्ज रहेगा तो कौन सा बराबर हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके ना। अब आगे आ जाता है फॉर फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी। अगर फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी होगा ना तब रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी एक से बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब पहला था कि फ्लोटिंग बॉडी था तो उसका रिलेटिव डेंसिटी वगैरह जो था ना, अगर फ्लोटिंग रहा था एक से कम था। लेकिन अब फुल्ली सबमर्ज्ड नहीं है, सिर्फ सबमर्ज्ड है, तो उसका रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी एक के बराबर है। अगर बोले तो फुल्ली सबमर्ज्ड है, पूरी तरह से डूब गया है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के बराबर है, मैंने पूरा डूबा हुआ है, तो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना एक से ज़्यादा हो जाएगा। तो एक से ज़्यादा होगा तभी फुली सबमर्ज होगा। ओके, तो 3 कंडीशन देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आया यहाँ से खास बात, जो आपका क्वेश्चन छपेगा और क्वेश्चन बनता भी है, और विनय धाकड़े सर क्वेश्चन इससे कराए भी है, स्टेबिलिटी से। तो स्टेबिलिटी से जब क्वेश्चन कराया गया है तो स्टेबिलिटी को हम अच्छे से ध्यान देंगे। ओके ना। तो आइए देखते हैं क्या है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी में इसमें खाली हम क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में पहले बताते रहे, उसके बाद एकदम ईजी पड़ेगा आपको। इसमें 2 बातें किया जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी से रिलेट करके दिया जाता है या तो बायोन्सी फोर्स से रिलेट करके दिया जाता है। और आगे एक और बनता है पॉइंट, एक होता है फुल्ली सबमर्ज के लिए केस बनता है, एक वो फ्लोटिंग के लिए बनता है। तो फुल्ली सबमर्ज में चर्चा करता है आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी का, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बायोन्सी फोर्स का चर्चा करता है कब, फुल्ली सबमर्ज कंडीशन में। और अगर फुली सबमर्ज नहीं हो, फ्लोटिंग बॉडी हो, तो उसमें क्या चर्चा करता है, तो उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, लेकिन उसमें वो क्या होगा आपको मतलब कोई भी बॉडी जहाँ से फ्लोट करता है ना सेंटर से, तो वहाँ पे बता देंगे हम आपको क्या होता है वहाँ पे। यहाँ पे हम जो है ना उसी के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन एक और कंडीशन बनता है, इसलिए हम बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मिस प्रिंट हुआ, मिस कर गया, नहीं याद है हमें। देखिए यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ फुल्ली सबमर्ज बॉडी, बोले ना ये सब फुल्ली सबमर्ज बॉडी का कंडीशन है। तो केस फर्स्ट में देखिए, इफ़ सेंटर ऑफ बायोन्सी, जिसको बी से डिनोट करते हैं, एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर सेंटर ऑफ बायोन्सी ऊपर है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है तो क्या होगा। देखिए सेंटर ऑफ बायोन्सी ऊपर है ना, देख लीजिए फिगर में, सेंटर ऑफ बायोन्सी ऊपर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग कपल बोलते हैं और स्टेबल बोलते हैं। ओके, तो आप समझ चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पे, अगर बाय द वे आपको कहा जाए कि कोई भी बॉडी फुली सबमर्ज है, पूरा डूबा हुआ है पानी में और फुली सबमर्ज है, तो अगर सेंटर ऑफ बायोन्सी ऊपर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, तो उसको हम रिस्टोरिंग कपल बोलेंगे और स्टेबल होगा। अब इसको याद करने का तरीका बता रहे हैं। जैसे देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो कोई भी हम सामान गिरा, जैसे पेंसिल है हम गिरा दिए, तो काहे नीचे गया, क्योंकि इस पर ग्रेविटी जो होता है ना, पृथ्वी का जो ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी फोर्स आपको खींचता है, उसके वजह से नीचे गिर जाता है। देखिए फिर गिर गया, तो और बायोन्सी है जो ऊपर जाने का कोशिश करता है, तब उसी तरह से सेट होगा ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो नीचे छोड़ दीजिए उसको, और बायोन्सी ऊपर है तो उसको ऊपर छोड़ दीजिए, तो ये सेट हो गया। और नीचे है तो नीचे वाला सेट हो गया, बायोन्सी ऊपर है तो ऊपर वाला सेट हो गया। तो इस कंडीशन को हम स्टेबल बोलते हैं और रिस्टोरिंग कपल बोलते हैं। ओके ना। अब रिस्टोरिंग क्यों बोल रहे हैं, देखिए जैसे इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे लगा रहा है, सेंटर ऑफ बायोन्सी ऊपर लगा रहा है, तो ऐसे लगाएगा ना तो ऐसे घूरने का कोशिश करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं कि अगर बाय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, बायोन्सी फोर्स ऊपर है, तो इसको हम रिस्टोरिंग कपल बोलते हैं। ओके ना। अब देखिए अगला दूसरा कंडीशन बोल रहा है, इसी का पॉइंट है लेकिन कंडीशन दूसरा है। इन केस ऑफ सेंटर ऑफ बायोन्सी इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कहने का मतलब है ना कि सेंटर ऑफ जो बायोन्सी जो है ना, ये जो सेंटर ऑफ जो बायोन्सी है ना वो बिलो चला गया, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो ऊपर आ गया। कहने का मतलब है कि पहला कंडीशन देखें कि जैसे था उसे सेट कर दिए, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा कर दीजिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ऊपर कर दिए और सेंटर ऑफ बायोन्सी को हम नीचे कर दिए, तो जस्ट अपोजिट काम करेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेचारा अपना नीचे आना चाहेगा, सेंटर ऑफ बायोन्सी ऊपर जाना चाहेगा, तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको अनस्टेबल कपल बोलते हैं। कैसे, जब उल्टा पड़ेगा तब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे रहना चाहिए था और बायोन्सी को ऊपर रहना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला गया, सेंटर ऑफ बायोन्सी नीचे चला आया, तो अनस्टेबल हो जाएगा और सपोर्टिंग कपल होगा। इसको सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। ओके ना, जैसे उल्टा घूम जाएगा इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, काहे कि उल्टा पलटा इसका हो गया तो सपोर्ट चाहिए इसको हम अनस्टेबल बोलते हैं। कब अनस्टेबल होगा, तो अगर बाय द वे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो गया, सेंटर ऑफ बायोन्सी नीचे हो गया, तब। अब इसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं देगा, सिर्फ आपको बोलेगा सबमर्ज कंडीशन है और सेंटर ऑफ बायोन्सी ऊपर है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, तो कौन सा आपका कंडीशन बनेगा।
तो सेंटर ऑफ बायोंसी ऊपर रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहेगा। तो समझिए, कुछ लेगा मुझे नहीं दिया, सबमर्ज कंडीशन है, सेंटर ऑफ बायोंसी ऊपर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, तो रिस्टोरिंग कपल बोलेगा। उसी तरह से बोल देगा, अगला कोई क्वेश्चन बोल देगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना ऊपर है, सेंटर ऑफ बायोंसी नीचे है, तो कौन सा कंडीशन बनेगा? तो अनस्टेबल बनेगा। ओके ना, तो आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आया इसका पॉइंट एक और तीसरा केस है, इफ वी कोइंसाइड विथ जी। कहने का मतलब है कि बी और सी जो है ना कोइंसाइड कर जा रहा है एक ही पे, जैसे मैं सेंटर ऑफ बायोंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों कोइंसाइड कर रहा है एक दूसरे पे, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। ओके ना, तो आप समझ चुके होंगे कि कब अगर सेंटर ऑफ बायोंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाएगा तो उसको न्यूट्रल कंडीशन बोलेंगे। ओके ना, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अब आया अगला पॉइंट जिसको बोलते हैं हम मेटा सेंटर। मेटा सेंटर बोलते हैं, जैसे घड़ी जो है ना यहाँ पे कोई सेंटर से गोले गोले घूरते रहता है ना, तो उस सेंटर को हम बोलते हैं मेटा सेंटर। जैसे देखिए, इट इज़ द पॉइंट अबाउट विच द फ्लोटिंग बॉडी ऑसिलेट, मतलब जहाँ से ऑसिलेट करता है। जैसे घड़ी में देखे होंगे कि यहाँ पे घड़ी का जो बिंदु होता है ना, उसके जो दोलन गति लगा होता है, जो ऐसे ऐसे घड़ी के नीचे घूरते रहता है, ऐसे 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 नीचे हिलते रहता है उससे। तो जिस पॉइंट से ऑसिलेट करता है ना, जिस पॉइंट से वो दोलन करते रहता है, जैसे झूला देखे होंगे कि पेड़ में बांध दिए और नीचे से कोई बैठ के हिलाते रहता है, तो झूला जहाँ से बांधा रहता है वहाँ से ऑसिलेट करते रहता है। तो जहाँ से ऑसिलेशन मतलब जिस पॉइंट से आपको झूला आगे पीछे हो रहा है ना, उस पॉइंट को हम मेटा सेंटर बोलते हैं। देखिए, मेटा सेंटर बोलते हैं। ओके, तो आप समझ चुके होंगे। इट इज द पॉइंट अबाउट विच द फ्लोटिंग बॉडी ऑसिलेशन, जिस पॉइंट से आपका फ्लोटिंग बॉडी ऑसिलेशन करता है उसी को हम बोलते हैं मेटा सेंटर। ओके, तो आप समझ चुके होंगे हम क्या बोलना चाहते हैं। नोट पॉइंट एक यहाँ पे है, मेटा सेंटर में बी इनसाइड और आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी। मेटा सेंटर इनसाइड भी हो सकता है बॉडी का, आउटसाइड भी हो सकता है, ये बात आप याद रखिएगा। तो मेटा सेंटर क्या हुआ? जिस मतलब पॉइंट से कोई भी बॉडी ऑसिलेट करते रहता है ना, उसे मेटा सेंटर बोलते हैं। ओके, अब आगे देखिए क्या है मेटा सेंटर हाइट। तो मेटा सेंटर हाइट क्या होता है इसको देखेंगे हम। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। कहने का मतलब है कि मेटा सेंटर हाइट आ गया, अभी सेंटर पड़े वहाँ पे ना, तो उसी तरह से मेटा सेंटर हाइट हो गया। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको मेटा सेंटर हाइट बोलते हैं। तो आप डायरेक्ट याद कीजिए कि मेटा सेंटर हाइट क्या होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के और सेंटर ऑफ मेटा सेंटर के, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से और मेटा सेंटर के पीछे पढ़े ही, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको बोलते हैं मेटा सेंटर हाइट। तो मेटा सेंटर हाइट समझ चुके होंगे किसको बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम मेटा सेंटर हाइट। ओके, अब आया जीएम। तो जीएम किसको बोलते हैं? मेटा सेंटर हाइट को। तो मेटा सेंटर हाइट के लिए फॉर्मूला होता है 1/v को कट मारते हैं -bg होता है। ओके ना, तो 1/v कट -bg ये होता है मेटा सेंटर का फॉर्मूला। तो याद कीजिए, आप आंख बंद कीजिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि मेटा सेंटर हाइट का क्या फॉर्मूला है, I/v कट -bg। ओके, ये है आपका फार्मूला। आगे बढ़ते हैं, नोट पॉइंट एक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, जैसे जीएम हुआ, जिसको जीएम को क्या बोलते थे? मेटा सेंटर हाइट। तब मेटा सेंटर हाइट अगर 0 से बड़ा हो गया तो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे। जीएम को हमेशा बड़ा होना चाहिए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे। जीएम मतलब गुड मॉर्निंग भी होता है, तो आप ऐसे रिलेट करके सोचिए कि 0 से बड़ा अगर गुड मॉर्निंग होगा तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे। अगर जीएम गुड मॉर्निंग 0 के बराबर होगा तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अगर जीएम आपका छोटा हो गया, अब गुड मॉर्निंग ही छोटा हो गया, आपका सुबह जा गया और छोटा हो गया, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया। तो तीनों आपको याद हो सकता है कि जीएम होता है ना, तो याद कीजिए कि अगर मेटा सेंटर आपका हाइट, मेटा सेंटर का हाइट जीएम अगर 0 से छोटा हो जाता है तो अनस्टेबल हो जाता है, 0 से बड़ा होता है तो स्टेबल हो जाता है, अगर बड़ा नहीं और नहीं छोटा बराबर तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक टी बराबर फॉर्मूला है, टाइम पीरियड ऑसिलेशन फ्लोटिंग बॉडी। तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला ए है 2π रूट में kg² इंटू जीएम का रूट अंदर, ये फार्मूला हो गया है। आप इसको याद कर लीजिएगा। ओके ना, ध्यान देकर आगे बढ़ते हैं। अब आया रोलिंग और पिचिंग। जैसे आप गांव देहात के हैं तो आपको पता ही होगा कि रोलिंग और पिचिंग क्या होता है। थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में आपको समझा देते हैं। रोलिंग, इट इज द ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी अबाउट द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। अगर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से आपका, लॉन्गिट्यूडिनल समझ रहे हैं ना, ऐसे लंबे
लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस में मतलब अगर कोई भी बॉडी फ्लोट करते रहता है ऐसे तो उसको बोलते हैं रोलिंग। और पिचिंग, इट इज ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी अबाउट द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ट्रांसवर्स में मतलब समझ रहे हैं ना कि ऐसे ऐसे, लॉन्जिट्यूडनल नहीं ऐसे ऐसे, तो उसको बोलते हैं पिचिंग। तो आप समझ चुके होंगे कि रोलिंग और पिचिंग क्या है। रोलिंग लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में अगर कोई बॉडी फ्लोट करता है तो उसे हम रोलिंग बोलते हैं, अगर वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में करता है तो उसको पिचिंग बोलते हैं। अब बोलेगा कि ज़्यादा डेंजरस कौन होता है, तो आपको हम बता दें कि डेंजरस सबसे ज़्यादा हो जाता है आपको पिचिंग। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कि कौन ज़्यादा डेंजरस है, तो पिचिंग ज़्यादा डेंजरस होता है। ओके ना, यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं, दिखा देते हैं आपको क्या फार्मूला है, शायद कुछ काम आ जाए, मुझे तो नहीं समझ आ रही है। परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड, तो रो बी बटा डेल डेंस सॉरी ये रो नहीं है, एस है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बॉडी टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड मल्टीपल में 100। अगर बोल दिया परसेंटेज ऑफ बॉडी आउटसाइड ऑफ लिक्विड, तो 1 माइनस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बॉडी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड मल्टीपल में 100। ये समझ में आएगा, हम आपको समझाते हैं, पीछे जाते हैं एक बार और देखिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा शायद, देखिए क्वेश्चन से है, अभी हम समझाते हैं। एन आइस ब्लॉक ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना एंड फ्लोटिंग बॉडी ऑफ वाटर, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इन साइड द वाटर। कह रहा है कितना मतलब है जो इनसाइड है आपका, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना है फ्लोटिंग बॉडी का वाटर, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इन इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर कितना बॉडी का हिस्सा है वो कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट लिखा हुआ है, बॉडी जितना स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा उतना ही वह पानी के अंदर होगा। इसका डायरेक्ट ट्रिक याद रखिए कि अगर इनसाइड या आउटसाइड बोले आपसे कि कितना है बॉडी और स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दे, तो आपका एक ट्रिक होता है ना कि जितना आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है ना उतना ही वो बॉडी पानी के अंदर है। तो 0.95 दिया है तो हम समझिए कि 95% बॉडी पानी के अंदर है और 5% बाहर है। ओके, यही आंसर होगा। आगे देखिए सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट देख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बना वॉल्यूम ऑफ बॉडी, यहाँ से दिया हुआ है 0 इतना आया ना, 95% बोले ना कि डायरेक्ट आप बना सकते हैं। और फार्मूला बोल ही रहा है कि परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड ऑफ लिक्विड, तो यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बॉडी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड मल्टीपल में 100 कर सकते हैं। ओके ना, अगर बोल दिया कि परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ आउटसाइड ऑफ लिक्विड, तो 1 माइनस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बॉडी टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड मल्टीपल में 100, ऐसे निकाल सकते हैं आप। बस ये आपको ध्यान रखना है कि आउटसाइड कहेगा ना तो 1 माइनस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बॉडी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड मल्टीपल में 100 कीजिएगा। अगर बाई द वे आपको नहीं कहा है आउटसाइड, सिर्फ बोला है कि इनसाइड, तो इनसाइड में यही लगा देंगे फॉर्मूला। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आउटसाइड ऑफ बॉडी बोलेगा तो और इनसाइड बोलेगा तो क्या करना है। तो ध्यान लगा के फॉर्मूला याद कीजिए। अगर इनसाइड बोलता है तो क्या करेंगे हम, इनसाइड में कुछ दिक्कत नहीं है, आउट कहेगा तब 1 को आउट करना है। इनसाइड बोलेगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बॉडी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड मल्टीपल 100 करना है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बॉडी और स्पेसिफिक लिक्विड मल्टीपल 100 कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, इनसाइड ऑफ लिक्विड मिलेगा। आउटसाइड बोलेगा तो 1 को आउट करेंगे उसमें से, तो 1 माइनस करके 1 माइनस आउट में निकालेंगे, 1 करेंगे फिर माइनस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बॉडी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड मल्टीपल 100 करेंगे तो क्या होगा, आउटसाइड ऑफ बॉडी निकल जाएगा। ओके, तो आगे चलते हैं क्या होने वाला है। आगे तो बहुत सारी इन्हें क्वेश्चन कराए गए हुए हैं, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन जहाँ से बनेंगे वहाँ देखेंगे। देखिए अब आया यहाँ पे बवाल वाली बातें, देखिए स्टार कैसे मारा हुआ है, एकदम चमकने वाला स्टार। तो यही हम बता रहे थे वहाँ पे कि वहाँ पे था सबमर्ज बॉडी का कंडीशन था, मेटा सेंटर का और स्पेसिफिक ग्रेविटी का और बायोन्सी का। अब वहाँ पे था मैंने सबमर्ज बॉडी, अब यहाँ पे है फ्लोटिंग बॉडी का। तो याद नहीं आ रहा था, और किसके किस बीच में ये रिलेशन बनता है देख लीजिए। इट इज मेटा सेंटर इज एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हाँ, तो रिलेशन आपका ये बनता है, जो फ्लोटिंग बॉडी वाला था इसका रिलेशन बनता है मेटा सेंटर और स्पेसिफिक ग्रेविटी में। तो सेम एज ये भी काम करता है, देखिए हम प्रूव करके बता रहे हैं, समझा के बता रहे हैं। किसके किस बीच रिलेशन है, मेटा सेंटर एबव इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाँ, तो बोले ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, कोई भी सामान को गिराते हैं नीचे खींचना चाहता है तो नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है। तो उस बात में बताइए हमको कि नीचे अगर जा रहा है और मेटा सेंटर ऊपर है तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। जिसको ऊपर रहना चाहिए ऊपर है ये है, और जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी को नीचे रहना चाहिए नीचे है ये है। तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेबल और इक्विलिब्रियम बोलेंगे और रिस्टोरिंग कपल बोलेंगे। ओके, यहाँ बात हो गया। अगर बाई द वे नीचे है ही स्पेसिफिक ग्रेविटी, नीचे रहना ही चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी को, और मेटा सेंटर जहाँ से बॉडी फ्लोट करेगा ऊपर रहना ही चाहिए, तो उसे रिस्टोरिंग कपल बोलेंगे और स्टेबल और इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ओके,
आगे बढ़ते हैं। अगर बाय द वे केस दूसरा है, इफ मेटा सेंटर इज बिलो एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबव, फिर उल्टा कर दिया, पीछे हम बताए थे कि उल्टा करेगा तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, और सपोर्टिंग कपल हो जाएगा। कहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को नीचे रहना चाहिए, और यहाँ पे कुछ बोल रहा है कि मेटा सेंटर है उसको हम बिलो कर दिए और स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या कर दिए, एबव कर दिए, तो क्या होगा, तो इसमें अनस्टेबल हो जाएगा और सपोर्टिंग कपल हो जाएगा। अब यहाँ पे बोलेगा, एक लास्ट बोलेगा कि ए मेटा सेंटर जो है ना ओ और स्पेसिफिक ग्रेविटी है ओ, अगर दोनों एक ही पर कॉन्साइड कर जाएगा तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, दोनों अगर एक हो जाएगा तो याद रखिएगा ये 3 कंडीशन। पहला कंडीशन बोलेगी अगर मेटा सेंटर ऊपर है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है तो स्टेबल और इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसको में, ओके ना, रिस्टोरिंग कपल बनेगा। अगर बाय द वे मेटा सेंटर को नीचे कर दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी को ऊपर कर दिया गलती से, तो अनस्टेबल हो जाएगा और सपोर्ट की जरूरी पड़ जाएगा। अगर लास्ट को इसमें कहता है कि अगर दोनों एक पर कॉन्साइड कर देगा तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ओके। पीछे हम समझा चुके हैं इस पॉइंट को। देखिए आगे क्या है, रियल वेट और अपरिएंट वेट। तो रियल वेट और अपरिएंट वेट क्या होता है उसको बारे में चर्चा कर लेते हैं समझ बूझ कर। रियल वेट, अब रियल वेट है ना कि कोई भी वेट करना है हमको ना तो हवा के साथ में, माने इन्वायरमेंटल में अपना हवा में साथ में करें हैं तो रियल वेट हो जाता है। अपरिएंट वेट एक्सपेक्ट मतलब हवा के बाहर कर दिए, जहाँ पर मतलब है क्या बोलते हैं वैक्यूम है, वैक्यूम में तो वहाँ पे हवा नहीं होता है, वैक्यूम कंडीशन में अगर कर दिए हम वेट उसका तो अपरिएंट वेट होता है, लेकिन एयर के प्रेजेंट में करते हैं तो हम रियल वेट करते हैं, ओके ना। ये तो नेचुरल बात था, थोड़ी सी बात थी, कोई खास बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या है एक यहाँ पे नोट पॉइंट है, देखते हैं नोट पॉइंट क्या है। ये जो नोट पॉइंट है ना से बहुत मस्ट नोट पॉइंट है, और इससे इस बार लड़कन से सुने कि इसमें DSSB में एक क्वेश्चन भी आया था। तो देखिए कैसे क्वेश्चन बना होगा। एन आइस ब्लॉक, कोई एक आइस ब्लॉक है इन फ्लोटिंग ऑन वाटर एंड इट्स मेल्ट्स into the water then level of the water will be same। कहने का मतलब है क्वेश्चन में सर साथ ही में पढ़ दिए हम कि अगर देखिए ये भी कोई भी कंटेनर है, इसमें पानी डाला हुआ है और इसमें हम डाल दिए क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं आइस का ब्लॉक डाल दिया, और आइस का ब्लॉक डाल दिए तो कहने का मतलब है ना कि आइस का ब्लॉक के डालने के बाद है पिघलेगा ये आइस ब्लॉक, तो पिघलने के बाद जो लेवल जितना ऊंचा आए आइस को डालने के बाद उतना ही रहेगा कि बढ़ेगा घटेगा, तो नहीं। आप सोचिए डायरेक्ट कि अगर भाई देखो कोई भी बॉडी है और उसमें डाल लें तो जितना उसको ऊपर में आना था वाटर लेवल को उतना आ गया और फिर पिघलेगा तो बराबर रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है पिघलने के बाद, ओके ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आता है यहाँ से 3 केस, ये तीनों केस को पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छे से। पहले है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, फिर डेंसिटी ऑफ वाटर है, फिर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है और वॉल्यूम ऑफ वाटर है, सब एक दूसरे को बराबर है तो क्या होगा, लेवल सेम होगा, इनमें वाटर आएंगे। अब आगे पढ़िए कहानी बनेगा केस 2 में। अगर बाय द वे डेंसिटी ऑफ लिक्विड कम है, घना तो बोल रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड कम है और डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा है, ओके ना, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ज़्यादा है और फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर कम है तो लेवल फॉल कर जाएगा, पेट्रोल और चाहे ऑयल रहेगा इसमें तो लेवल क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा, राइज नहीं करेगा, बढ़ेगा नहीं, फॉल कर जाएगा, कम। कहाँ है अपना ध्यान लगाइएगा कि डेंसिटी जो है ना लिक्विड का कम था और वॉल्यूम था से ज़्यादा था, डेंसिटी या कम था लिक्विड का और वही लिक्विड का वॉल्यूम ज़्यादा था तो फॉल कर गया, ओके ना। अगर वही बोल दे कि डेंसिटी जो है से बढ़ गया और वॉल्यूम है से कम गया तो क्या होगा, लेवल राइज कर जाएगा। तो आपको काम कहाँ से करना है, डायरेक्ट बात यहीं से पकड़ना है ना कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर कम है और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ज़्यादा है तो क्या होगा, लिक्विड फॉल कर जाता है, लेवल फॉल कर जाता है, और यह डेंसिटी ज़्यादा है तो लेवल राइज कर जाता है। तो कैसे पकड़ाएगा क्वेश्चन है, डायरेक्टली दोनों क्वेश्चन कैसे पकड़ेगा, अगर डेंसिटी अगर कम है ना तो आपको फॉल कर रहा है और अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो राइज कर रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड तो दिया हुआ रहबे करेगा, लेकिन सिर्फ आप ये याद कर लीजिएगा कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कमेगा तो फॉल करेगा, बढ़ेगा तो राइज कर जाएगा। इसी बात से आपका क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगी, ओके। अब आगे बढ़िए, एक आया यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, इसमें क्या कहेगा कहानी डायरेक्ट समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 10 kg है, ठीक है ना, और ऊपर से पानी का एक अथी रखे ड्रंक रख दिए 10 kg का था, और उसमें क्या किए ना कि कुछ ऊपर से पकड़ के और एक मतलब धागा में ईंटा या कुछ बांध कर 1 kg का इसमें डाल दिए। तो वही पूछ रहा है कि डालने के बाद इसका वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तभी लिक्विड में अंदर जाएगा तो वजन बढ़ेगा, क्योंकि आपका कोई भी मतलब बॉडी देखे होंगे नदी में, गांव में नहाए थे पानी में, तो उसमें अगर बॉडी को डालते थे उसमें ना तो बॉडी अपने आप को कूदते थे उसमें,
तो छला के भी चलते थे ना, तो पानी तो लोड तो पड़ रहा है पानी पर ना, भले आप ऊपर से पकड़े हुए हैं, तो लोड तो पड़ गया पानी पर, तो पानी पर पड़ गया तो वजन बढ़ जाएगा। ओके, ये 3 क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए फ्लूइड किनेमैटिक्स आया, तो फ्लूइड किनेमैटिक्स को कैसे चर्चा किया जाए, थोड़ा सा गर्दा उड़ा के चर्चा किया जाए। और कैसे किए करेंगे चर्चा इसका, तो आपको फ्लूइड स्टैटिक्स 25 मिनट्स की वीडियो में पूर चुके हैं, तो हम ये चाहते हैं कि सबको एक ही में कंबाइन नहीं करें, फ्लूइड किनेमैटिक्स को हम अगले वीडियो में कंबाइन करें ताकि आपका सब सेपरेट हो जाए। ओके ना, तो आपका पहला प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड और फ्लूइड स्टैटिक्स 2-3 वीडियो से 4 वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 5वां वीडियो जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा फ्लूइड किनेमैटिक्स का। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं आपसे फ्लूइड किनेमैटिक्स में यूनिट नंबर 3 में। मोस्ट वेलकम रहेगा आपको यूनिट नंबर 3 में। ओके।